पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश टोबियास की हेल्प करता है उसके पोकेमॉन्स वापस लेने के लिए टीम रॉकेट से, जिसके बाद ऐश को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फाइनल बैटल के बारे में कुछ रूल्स पता चलते हैं, जैसे कि ये फाइनल बैटल जीतने के बाद ऐश सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतेगा, पोकेमॉन मास्टर नहीं बनेगा, उसको एक और ट्रेनर के साथ बैटल करना पड़ेगा। उसके बाद पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए फाइनली फाइनल बैटल स्टार्ट होती है और ऐश को पता चलता है कि उसका अपोनेंट गो है। ऐश यूज करता है ग्रीनिंजा का, वहीं पर गो यूज करता है इंटेलियन का। अब आगे दोनों ही पोकेमॉन हाइड्रो पंप का यूज करते हैं और दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। गो अपने डायनामैक्स बैंड को निकालता है और वो अपने इंटेलियन को जायगेंटामैक्स कर देता है जायगेंटामैक्स इंटेलियन में, यानी कि ये अब एक जायगेंटामैक्स और बॉन्ड एवोल्यूशन पोकेमॉन के बीच में बैटल थी। ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। ऐश अपने ग्रीनिंजा को डार्क पल्स यूज करने बोलता है, वहीं पर इसके काउंटर में गो अपने इंटेलियन को जी मैक्स हाइड्रो स्नाइप यूज करने बोलता है, जो कि इंटेलियन का सिग्नेचर जायगेंटामैक्स मूव है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर जी मैक्स हाइड्रो स्नाइप कहीं ज्यादा पावरफुल था डार्क पल्स के मुकाबले, जिसके चलते डार्क पल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जी मैक्स हाइड्रो स्नाइप ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे ग्रीनिंजा शुरू में ही काफी डैमेज ले लेता है। गो बोलता है कि अभी हमें रुकना नहीं है, मैक्स स्ट्राइक अटैक का यूज करो। ग्रीनिंजा जमीन पे गिरा होता है और जायगेंटामैक्स इंटेलियन मैक्स स्ट्राइक का यूज कर देता है, जो कि ग्रीनिंजा पर लग जाता है। इससे ग्रीनिंजा को डैमेज पड़ता है, साथ में उसके स्पीड स्टैट्स भी कम हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ग्रीनिंजा तो ऐसे काफी ज्यादा आसानी से हार जाएगा। ऐश बोलता है कि जायगेंटामैक्स फेनोमेना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गो बोलता है कि इंटेलियन हमें रुकना नहीं है, एक और बार अपने सिग्नेचर जायगेंटामैक्स मूव यानी कि जी मैक्स हाइड्रो स्नाइप का यूज करो। इंटेलियन बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसके काउंटर में इस बार ऐश अपने ग्रीनिंजा को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यानी कि जायंट वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है। ग्रीनिंजा एक काफी ज्यादा बड़ा वाटर शूरिकेन क्रिएट करता है और यूज कर देता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे, पर जी मैक्स हाइड्रो स्नाइप थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वो वाटर शूरिकेन को ओवर पावर कर देता है और जाकर ग्रीनिंजा पर लग जाता है, जिससे एक और बार ग्रीनिंजा को डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ गो का इंटेलियन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जी मैक्स फॉर्म से, क्योंकि 3 टर्न्स हो गए थे। अनाउंसर बोलता है कि गो के इंटेलियन ने जायगेंटामैक्स फेनोमेना को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है, उसने ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज दिया है। अब ऐश और ग्रीनिंजा दोनों ही जमीन पर गिरे हुए होते हैं। सरीना बोलती है कि ऐश तुम्हें पहले खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर ग्रीनिंजा खड़ा हो पाएगा। गो बोलता है कि मैंने इसीलिए बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, भले ही तुमने मेरे से ज्यादा पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, बट काफी कम टाइम में मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है। मैं सुबह और रात हर टाइम पे ट्रेनिंग ही करता था और फाइनली अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। इंटेलियन चलो इस बैल को खत्म करते हैं, आइस बीम का यूज करो। तभी ऐश किसी तरह से उठ जाता है और वो अपने ग्रीनिंजा को डबल टीम अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और इंटेलियन का अटैक मिस हो जाता है। अब इंटेलियन को नहीं पता था कि असली ग्रीनिंजा कौन सा है। ऐश अपनी ग्रीनिंजा को वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है, उसकी सारी कॉपीज भी वाटर शूरिकेन का यूज करती है और सारे अटैक एक साथ इंटेलियन पर लग जाते हैं, जिससे इंटेलियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। गो बोलता है कि क्या ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा था कि फेक कॉपीज भी अटैक कर रही है और उसका डैमेज भी पड़ रहा है। वेल अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को बोलता है कि चलो इस बैल को खत्म करते हैं, जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा काफी ज्यादा बड़ा शूरिकेन बना रहा होता है, पर तभी गो एक स्माइल देता है और वो अपने इंटेलियन को स्नैप शॉट यूज करने बोलता है। ग्रीनिंजा के हाथ पर इंटेलियन बिल्कुल इसी तरह से एम करके अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि स्नैप शॉट का यूज कर देता है, जिससे ग्रीनिंजा को हाथ पर काफी डैमेज पड़ता है और वो वाटर शूरिकेन को पूरी तरह से नहीं क्रिएट कर पाता। ऐश को भी उस इंजरी का सेंस होता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को अब आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में इंटेलियन यूज करता है एक्वा जेट अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक्वा जेट कन्वर्ट हो जाता है आइस एक्वा जेट में और वो आकर ग्रीनिंजा को ही लग जाता है, यानी कि उल्टा ग्रीनिंजा को ही डैमेज हो गया। गो हंसने लगता है, बट वो नोटिस नहीं करता कि इंटेलियन अभी भी जमा हुआ है, वो मूव नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा यही मौका है, जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो इंटेलियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इंटेलियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। वहीं पर ग्रीनिंजा भी काफी वीक हो चुका था, वो काफी थक कर नीचे गिर जाता है और वो भी हार जाता है, यानी कि ये बैटल एक टाई थी। दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी और अब दोनों ट्रेनर्स अपना सेकंड पोकेबॉल निकालते हैं। गो बोलता है जाओ एप्सॉल, वहीं पर ऐश बोलता है जाओ सेप्टाइल। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुईन पोकेमॉन्स थे। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड यूज करने बोलता है, वहीं पर एप्सॉल यूज करता है नेट स्लैश का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। गो बोलता है एप्सॉल स्वॉर्ड डांस का यूज करो। एप्सॉल स्वॉर्ड डांस का यूज कर लेता है।
ब्रॉक बोलता है कि अब स्वॉर्ड डांस अटैक के चलते एप्सॉल के अटैक स्टार्ट बढ़ गए हैं, उसके अटैक और ज्यादा डैमेज देंगे। ऐश अपने सेप्टल को एक और बार लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर गो भी अपने एप्सॉल को एक और बार नाइट स्लैश यूज करने बोलता है। दोबारा से दोनों अटैक टकराते हैं, बट इस बार नाइट स्लैश लीफ ब्लेड को ओवर पावर कर देता है और सेप्टल को डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश काफी शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि यह स्वॉर्ड डांस का असर है। गो बोलता है एप्सॉल एक और बार स्वॉर्ड डांस अटैक का यूज करो। एप्सॉल बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसके अटैक स्टैट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एप्सॉल यूज करता है मेगाहॉर्न अटैक का, जिसको सेप्टल एजिलिटी का यूज करके डॉज कर लेता है और एप्सॉल के पीछे से लीफ ब्लेड का यूज करता है, जो कि एप्सॉल को लग जाता है और एप्सॉल को डैमेज पड़ता है। अब गो अपने एप्सॉल को परसूट अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने सेप्टल को फ्रेंजी प्लांट यूज करने बोलता है, जिससे जमीन से काफी सारे रूट्स आते हैं जिनमें एप्सॉल फंस जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि सेप्टल यही मौका है, एनर्जी कलेक्ट करके सोलर बीम का यूज करो। सेप्टल एनर्जी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर गो अपने एप्सॉल को साइको कट यूज करके उन सारे रूट्स को कट करने बोलता है। एप्सॉल बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो रूट से बच जाता है और सेप्टल के ऊपर साइको कट यूज करने आता है। इतने में ही सेप्टल सोलर बीम का यूज कर देता है, जो कि काफी क्लोज रेंज से एप्सॉल के ऊपर लग जाती है और एप्सॉल बॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। किसी तरह से वो दोबारा उठता है, पर इतने में ही सेप्टल एक और बार फ्रेंजी प्लांट अटैक का यूज कर देता है, जिसमें एप्सॉल फंस जाता है और फाइनली लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज करके सेप्टल एप्सॉल को डिफीट कर देता है। यानी कि अब गो के 2 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश का सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन डिफीट हुआ था। वो अपने एप्सॉल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है। फिर भी वो बोलता है कि एप्सॉल तुमने काफी अच्छी बैटल करी और अपना 3rd पोकेमॉन निकालता है। गो बोलता है कि ऐश तुम्हारा सेप्टल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इस बैटल में तुमने ग्रिंजर और सेप्टल का यूज किया है, जो कि तुम्हारे पोकेमॉन जर्नीज पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तुमने इनको पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्यों नहीं यूज किया था? ऐश बोलता है कि मैं हर एक लीग में अपनी उसी रीजन के पोकेमॉन्स को यूज करता हूँ, ताकि उनको भी एक्सपीरियंस मिले और वो भी ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बने और मुझे कोई ना कोई लीग जीता है। पर इस बार मैं इतनी बड़ी लीग के लिए अपने स्पेशल 6 पोकेमॉन्स लाया हूँ हर एक रीजन से, और ये मेरी अल्टीमेट टीम है। गो बोलता है कूल, एक अल्टीमेट टीम, मेरे पास भी मेरी अल्टीमेट टीम है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। गो अपने 3rd पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है जाओ गोलर। ब्रॉक, मिस्टी, सहीना और सारी ऑडियंस ये देखकर शॉक रह जाती है कि गोलर का साइज काफी ज्यादा था। उनको लगता है कि ऑलरेडी अपने डायनामैक्स फॉर्म में है। अनाउंसर बोलता है कि गो के गोलर का साइज नॉर्मल गोलर से कहीं ज्यादा बड़ा है और ये गो के लिए काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। गो बोलता है कि ऐश तुमने तो मेरे गोलर को देखा ही होगा, इसको कैच करने में तुमने मेरी काफी हेल्प करी थी, बट अब ये तुम्हारे अगेंस्ट ही है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसको डिफीट कर लूंगा। बैटल स्टार्ट होती है। सबसे पहले गोलर यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, जिससे पूरी जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है और सेप्टल इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने सेप्टल को फ्रेंजी प्लांट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे जमीन से काफी सारे रूट्स आते हैं और वो गोलर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, पर गोलर का साइज काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते वो रूट गोलर को ट्रैप नहीं कर पाते और उसको डैमेज भी नहीं दे पाते हैं। सेप्टल यूज करता है फ्रेंजी प्लांट अटैक का, पर गोलर के बड़े साइज के चलते फ्रेंजी प्लांट उसके ऊपर काम नहीं करते, वो गोलर को ट्रैप नहीं कर पाते। गोलर वापस से अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है, जिससे सेप्टल को डैमेज पड़ता है। गो बोलता है कि गोलर फैंटम फोर्स का यूज करो, जिससे गोलर जमीन के अंदर चले जाता है और वो सेप्टल के पीछे से आता है और यूज करता है फैंटम फोर्स का, जिससे सेप्टल को डैमेज पड़ता है, पर सेप्टल भी पीछे मुड़कर लीफ ब्लेड का यूज कर देता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था गोलर पर इस अटैक का गोलर के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काफी बल्कि पोकेमॉन है। ऐश ने काफी कुछ ट्राई करके देख लिया था, पर सेप्टल का कोई भी अटैक गोलर पे काम नहीं आ रहा था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारा सेप्टल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, तुम इसको वापस लेके किसी एक ऐसे पोकेमॉन को भेजो जो कि इक्वली बल्कि हो और गोलर को डिफीट कर पाए। ऐश बोलता है तुमने सही कहा और ऐश अपने सेप्टल को वापस बुला लेता है। अनाउंसर बोलता है कि ऐश ने अपने सेप्टल को विड्रॉ कर लिया है, अब देखना है कि वो अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह किसको भेजता है। ऐश अपना अगला पोकेमॉन निकालता है और भेजता है स्नोरलैक्स को। अनाउंसर और ऑडियंस किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश इस बैटल में स्नोरलैक्स का यूज करेगा। सबको लग रहा था कि वो अपनी सेम टीम के साथ जाएगा जो कि उसने सेमीफाइनल में यूज की थी, बट ऐश ने कोई चेंजेस किए थे। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने स्नोरलैक्स को हाइपर बीम यूज करने बोलता है, पर गोलर अपनी जगह पर ही खड़े रहता है और उसको हाइपर बीम लग जाती है, बट सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि हाइपर बीम का गोलर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। मिस्टी बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है गोलर एक ग्राउंड और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और उसके घोस्ट टाइपिंग के चलते उसके ऊपर नॉर्मल टाइप अटैक काम नहीं करने वाले, यानी कि तुम्हारा स्नोरलैक्स भी इसके सामने बिल्कुल यूजलेस रहेगा। ऐश बोलता है मैंने इसके बारे में ध्यान ही
नहीं दिया, वो अपने स्नोरलैक्स को भी पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और वापस अपने सेप्टल को भेजता है। सेप्टल के आते ही ऐश अपने सेप्टल को सोलर बीम अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो एनर्जी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही गोलर्क यूज करता है शैडो पंच अटैक का, जिससे सेप्टल को डैमेज पड़ता है और वो सोलर बीम नहीं बना पाता। वहीं पर फिर जायरो बॉल का यूज करके गोलर्क सेप्टल को डिफीट कर देता है। यानी कि अब दोनों ही ट्रेनर्स के दो पोकेमॉन हार चुके थे। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, बट वो अपने सेप्टल को वापस बुलाता है और वो अपना अगला पोकेबॉल निकालता है। ऐश बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इसके सामने काफी वीक रहोगे, बट मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम इसको जरूर डिफीट करोगे। जाओ इन्फर्नेप। अनाउंसर बोलता है कि ऐश की वर्स्ट चॉइस है, क्योंकि गोलर्क के ग्राउंड और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। ग्राउंड टाइप इन्फर्नेप के फायर टाइप पे सुपर इफेक्टिव है, जिसके चलते उसके अटैक इन्फर्नेप पे सुपर इफेक्टिव होंगे। वहीं पर इन्फर्नेप के अटैक उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं आने वाले। सरीना बोलते हैं कि ऐश को कोई और पोकेमॉन चूज करना चाहिए था। ब्रॉक बोलता है कि इस टाइम पे ऐश की टीम में कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि गोलर्क को काउंटर कर पाए। ऐश के सारे पोकेमॉन की टाइपिंग गोलर्क से वीक है, तो अब ऐश को कोई ना कोई पोकेमॉन का तो यूज करना ही था और उसने इन्फर्नेप का यूज किया। मिस्टी बोलती है कि फिर तो ये ऐश के लिए काफी बड़ा सिर दर्द हो सकता है। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, ऐश पर भरोसा रखो, वो काफी बार इसी तरह से फंस चुका है, पर आखिर में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी का यूज करके वो अपोनेंट को डिफीट कर ही देता है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, हम ऐश के साथ काफी टाइम से और हमें पता है कि ऐश कैसे बैटल्स करता है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश सबसे पहले अपने इन्फर्नेप को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको गोलर्क डॉज करने नहीं जाता। वो अपनी जगह पर ही खड़े रहता है एंड उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर का कोई भी असर नहीं होता। अनाउंसर बोलता है कि गोलर्क के ऊपर तो ऐश की कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही, देखते हैं कि वो गोलर्क को कैसे डिफीट करेगा। गो बोलता है कि गोलर्क ने अभी तक मेरे हर एक पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप बैटल में 2 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। एक बैटल में तो उसने अकेले 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था और इसने अभी तक काफी बड़ा रोल प्ले किया है मुझे यहाँ तक लाने में। इसकी टाइपिंग काफी औसम है, साथ में ये जायंट भी है, जिसके चलते इसकी हेल्थ और एचपी दोनों ही बढ़ जाती है और ये काफी ज्यादा काम आता है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हमें चैलेंजेस काफी पसंद है और मैं डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा इजीली हराने वाला हूँ। क्यों इन्फर्नेप? इन्फर्नेप भी काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो बोलता है हाँ। इसके बाद इन्फर्नेप यूज करता है फ्लेम व्हील का। क्यों इन्फर्नेप? इन्फर्नेप भी काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो बोलता है हाँ। इसके बाद इन्फर्नेप यूज करता है फ्लेम व्हील का। गो बोलता है कि मैं बेट लगाता हूँ कि ये फ्लेम व्हील गोलर्क के आसपास भी नहीं आ पाएगी। गोलर्क अर्थक्वेक का यूज करो। गोलर्क बिल्कुल ऐसे करता है और पूरी जमीन शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे इन्फर्नेप का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बीच में ही रुक जाता है, यानी कि फ्लेम व्हील का यूज नहीं कर पाता और उसको काफी डैमेज पड़ता है क्योंकि अर्थक्वेक सुपर इफेक्टिव था। अब ऐश अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच यूज करने बोलता है, जो कि गोलर्क पे सुपर इफेक्टिव था, इससे गोलर्क को डैमेज पड़ता है। तभी गो अपने गोलर्क को हैवी स्लैम अटैक यूज करने बोल देता है और वो इन्फर्नेप के ऊपर हैवी स्लैम का यूज कर देता है। अब क्योंकि गोलर्क का साइज काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते उसके हैवी स्लैम का डैमेज भी काफी बढ़ गया था, जिससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो स्टोन एज का यूज करता है, जिससे इन्फर्नेप काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अनाउंसर बोलता है कि गोलर्क ने कुछ ही अटैक्स के अंदर इन्फर्नेप को काफी ज्यादा वीक कर दिया है। गो बोलता है कि तुम्हारा इन्फर्नेप तो काफी वीक है, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। गोलर्क हैमर आर्म का यूज करो। गोलर्क हैमर आर्म का यूज कर देता है और इन्फर्नेप जमीन पर गिर जाता है। वो दोबारा खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है कि मैं यही तो चाहता था। गो को कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड तभी एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ऐश का इन्फर्नेप दोबारा खड़ा हो जाता है, बट इस बार ब्लेज एबिलिटी के साथ। वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड लग रहा था। गो को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी ऑन हो गई। उसने पिछले बैटल में ज्यादा कुछ नहीं किया था। आई होप इस बैटल में वो अपना बेस्ट दे। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश अपने इन्फर्नेप को गोलर्क के पास जाने बोलता है। वहीं पर गोलर्क अर्थक्वेक का यूज करके इन्फर्नेप को रोकने की कोशिश करता है, पर इन्फर्नेप काफी पास आ चुका था। वो जंप करके गोलर्क के ऊपर चढ़ जाता है और ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप गोलर्क के सर पर मार्क पंच यूज करो। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो गोलर्क के सर पर एक काफी तेज मार्क पंच का यूज करता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि ये काम कर रहा है, गोलर्क के सर पे मार्क पंच यूज करते रहो जब तक वो वीक ना हो जाए। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसे ही करते रहता है। वहीं पर गोलर्क काफी सारे अटैक यूज करने का ट्राई करता है, बट स्टिल वो इन्फर्नेप को अपने ऊपर से नहीं हटा पाता। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। गो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तभी उसको एक स्ट्रैटेजी आती है और वो अपने गोलर्क को आसमान में जायरो बॉल यूज करने बोलता है। जायरो बॉल बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है और वो गोलर्क के सर पे गिरता है, जिससे गोलर्क को तो डैमेज पड़ता ही है, पर साथ में इन्फर्नेप को भी डैमेज पड़ता है और वो गोलर्क के सर से नीचे गिर जाता है। अब इन्फर्नेप बिल्कुल वीक हो चुका था, बट क्योंकि वो ब्लेज एबिलिटी में था, वो हार नहीं मानना चाहता था। ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लायर ब्लेड्स यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में गोलर्क यूज करता है डायनामिक पंच का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा
पावरफुल थे, जिससे एक धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। इन्फर्नेप हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन्स की बैटल काफी लंबी चलती है और दोनों पोकेमॉन थक जाते हैं। गो बोलता है कि लगता है इन्फर्नेप ऐसे नहीं मानने वाला। गोलर्क फैंटम फोर्स का यूज करो। गोलर्क जमीन के अंदर चले जाता है। ऐश को पता था कि क्या होने वाला है। गोलर्क इन्फर्नेप के पीछे आता है और फैंटम फोर्स का यूज कर देता है, जिससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ता है। वहीं पर ऐश भी अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच यूज करने बोलता है, जिससे गोलर्क को डैमेज पड़ता है। तभी ब्रॉक ऐश को आवाज देता है और बोलता है कि नोटिस करो कि इन्फर्नेप के लगातार मार्क पंच अटैक यूज करने से गोलर्क के सर पे क्रैक हो गया है, जहां पर अटैक करने का ट्राई करो। अगर वहां पर तुम्हारे अटैक लगते हैं तो गोलर्क डेफिनेटली हार जाएगा। ब्रॉक की बात मानकर ऐश अपने इन्फर्नेप को गोलर्क के पास जाने बोलता है और बोलता है कि फ्लेम व्हील का यूज करके गोलर्क के ऊपर चढ़ जाओ। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर गोलर्क डायनेमिक पंच अटैक का यूज करके इन्फर्नेप को वापस से वॉल के ऊपर फेंक देता है, जिससे इन्फर्नेप को काफी डैमेज पड़ता है। पर इन्फर्नेप हार नहीं मानता और वो दोबारा से गोलर्क के सर पे चढ़ जाता है। ऐश बोलता है कि इन्फर्नेप यही मौका है, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट का यूज करो। इन्फर्नेप एक साथ काफी सारे पंचेस उसी क्रैक के ऊपर मारता है, जिससे गोलर्क को काफी डैमेज पड़ता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि इन्फर्नेप और गोलर्क दोनों ही जमीन पर गिरे हुए हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके थे। रेफरी बोलता है कि एक टाई है। अब दोनों ही ट्रेनर्स के 3-3 पोकेमॉन हार गए थे। उनके पास आधी टीम बची हुई थी। ऐश अपने इन्फर्नेप को वापस बुलाता है, वहीं पर गो अपने गोलर्क को वापस बुलाता है। गो बोलता है कि गोलर्क तुम्हारी परफॉर्मेंस हर बार की तरह काफी इंप्रेसिव थी। वहीं पर ऐश भी अपने इन्फर्नेप की तारीफ करता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने 4th पोकेबॉल को निकालते हैं। गो बोलता है कि जाओ रिलाबूम। वहीं पर ऐश बोलता है स्नोरलैक्स में तुम्हें चूज करता हूँ। अब आपने सामने दो काफी ज्यादा बल्कि पोकेमॉन्स थे। ऐश बोलता है कि क्या गो ये वही ग्रोकी है जिसको तुमने पोकेमॉन जर्नीस में कैच किया था और अब ये रिलाबूम में इवॉल्व हो गया है। गो बोलता है कि हाँ तुमने सही पहचाना, मैंने अपने ग्रोकी को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है एंड अब वो फुली इवॉल्व हो गया है रिलाबूम में। ऐश बोलता है कि इससे काफी दिन बाद मिलकर काफी अच्छा लगा, बट अब ये बैटल और भी ज्यादा ऑसम होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐश अपने स्नोरलैक्स को हाइपर बीम के साथ स्टार्ट करने बोलता है, बट इसको रिलाबूम डॉज कर लेता है और यूज करता है वुड हैमर अटैक का, जिससे स्नोरलैक्स को डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने स्नोरलैक्स को आइस पंच यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो रिलाबूम के पास जा रहा होता है, पर तभी रिलाबूम अर्थक्वेक अटैक का यूज कर देता है और जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे स्नोरलैक्स का बैलेंस बिगड़ता है और इतने में ही रिलाबूम यूज कर देता है ड्रम बीटिंग अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर अटैक था। इससे स्नोरलैक्स को डैमेज तो पड़ता है पर उसके स्पीड स्टैट्स भी कम हो जाते हैं, वो पहले से भी ज्यादा स्लो हो जाता है। ऐश बोलता है कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है एंड वो अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और स्नोरलैक्स को जायगेंटामैक्स कर देता है जायगेंटामैक्स स्नोरलैक्स में। गो बोलता है कि वाओ एक जायगेंटामैक्स स्नोरलैक्स, ये बैटल तो और ज्यादा इंप्रेसिव होते जा रही है। रिलाबूम ड्रम बीटिंग अटैक का यूज करो। रिलाबूम स्नोरलैक्स के पास आ रहा होता है, तभी स्नोरलैक्स यूज कर देता है जी मैक्स रिप्लेनिश अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर जायगेंटामैक्स मूव है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था, जिससे रिलाबूम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स सही मौका है, मैक्स स्ट्राइक अटैक का यूज करो। अब इससे पहले कि रिलाबूम दोबारा उठ पाता, स्नोरलैक्स मैक्स स्ट्राइक का यूज कर देता है, जो कि रिलाबूम पे लग जाता है और उसको दोबारा डैमेज पड़ता है। गो बोलता है कि रिलाबूम तुम्हें जल्दी से उठना होगा वरना हार जाओगे। किसी तरह से रिलाबूम वापस से खड़े होता है और गो अपने रिलाबूम को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है, जिससे दोबारा से जमीन शेक होती है, बट इससे स्नोरलैक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जायगेंटामैक्स फॉर्म में जाकर काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। ऐश बोलता है कि ये कैसा अर्थक्वेक है, तभी स्नोरलैक्स यूज करता है मैक्स रिप्लेनिश अटैक का और ये दोबारा से रिलाबूम पे लग जाता है, जिससे रिलाबूम वॉल पे जाके टकरा जाता है और हार जाता है। रेफरी बोलता है कि रिलाबूम आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि ये बैटल स्नोरलैक्स जीत गया है। अब गो के 4 पोकेमॉन हार चुके थे। अनाउंसर बोलता है कि स्नोरलैक्स ने सिर्फ 3 जायगेंटामैक्स मूव का यूज करके डिफीट कर दिया है रिलाबूम को, जबकि वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। अब स्नोरलैक्स अपने बेस फॉर्म में आ जाता है क्योंकि 3 टर्न्स हो गए थे। गो बोलता है कि तुम्हारा स्नोरलैक्स तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, बट अब मुझे अपनी असली पावर दिखानी होगी। वापस आओ रिलाबूम। अब गो अपने 5वें पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, जाओ सिंडरेस। अनाउंसर बोलता है कि गो ने फाइनली अपने एस पोकेमॉन का यूज कर लिया है। बैटल स्टार्ट होती है। गो बोलता है कि क्यों ना हम स्टार्ट अपने सिग्नेचर मूव के साथ ही करें, पायरो बॉल का यूज करो। सिंडरेस बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट ऐश अपने स्नोरलैक्स को प्रोटेक्ट अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता स्नोरलैक्स पर। और अब स्नोरलैक्स यूज करता है आइस पंच अटैक का, जो कि सिंडरेस पर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। गो बोलता है कि सिंडरेस बल्क अप अटैक का यूज करो। सिंडरेस बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे सिंडरेस के अटैक और डिफेंस स्टैट्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो यूज करता है हाई जंप किक अटैक का। इसके काउंटर में ऐश भी अपने स्नोरलैक्स को मेगा किक यूज
करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं पर हाई जंप किक ज्यादा पावरफुल थी जिसके चलते स्नोरलैक्स को डैमेज पड़ता है। अब गो अपने सिंड्रेस को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश का स्नोरलैक्स दोबारा से प्रोटेक्ट का यूज करता है, बट इस बार फायर ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते वो प्रोटेक्ट के बैरियर को तोड़ते हुए स्नोरलैक्स के ऊपर लग जाता है और स्नोरलैक्स को डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने स्नोरलैक्स को बॉडी स्लैम अटैक यूज करने बोलता है जिसके लिए वो सिंड्रेस के पास जा रहा होता है, पर जैसे ही वो सिंड्रेस के पास पहुंच जाता है सिंड्रेस यूज करता है बाउंस अटैक का, जिससे वो बाउंस करके स्नोरलैक्स के ऊपर पहुंच जाता है और इससे स्नोरलैक्स पैरालाइज हो जाता है। वो मूव नहीं कर पाता और एक हाई जंप किक का यूज करके सिंड्रेस स्नोरलैक्स को काफी ज्यादा वीक कर देता है। गो बोलता है कि सिंड्रेस चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, पायरो बॉल का यूज करो। इतने में ही ऐश बोलता है स्नोरलैक्स रेस्ट अटैक का यूज करो। गो बोलता है कि क्या रेस्ट अटैक, इससे तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। स्नोरलैक्स रेस्ट का यूज कर लेता है और वो सो जाता है। अनाउंसर बोलता है कि स्नोरलैक्स ने रेस्ट अटैक का यूज कर लिया है जिससे वो सोकर अपनी पूरी एचपी रिकवर कर लेगा। गो बोलता है सिंड्रेस कोई बात नहीं, जब तक स्नोरलैक्स सो रहा है हमारे पास मौका है उसको डिफीट करने का, लगातार हाई जंप किक का यूज करो। सिंड्रेस बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो काफी सारे सुपर इफेक्टिव हाई जंप किक यूज करता है जब तक स्नोरलैक्स सो रहा था। अब फाइनली स्नोरलैक्स उठ जाता है और ऐश अपने स्नोरलैक्स को हाइपर बीम यूज करने बोलता है, वहीं पर इसके काउंटर में सिंड्रेस यूज करता है पायरो बॉल अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर सिंड्रेस को डैमेज पड़ता है, पर स्नोरलैक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुका था जिससे वो इस डैमेज के चलते हार जाता है। रेफरी बोलता है कि स्नोरलैक्स अब आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि ऐश के 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। ऐश अपने स्नोरलैक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है वेल डन, तुमने वही काम किया जो कि मैं चाहता था, तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो। ऐश अपने स्नोरलैक्स के पोकेबॉल को अंदर रखता है और निकालता है अपना 5th पोकेबॉल और बोलता है क्यों ना आग को आग से ही टक्कर दी जाए, जाओ चार्जार्ड। गो बोलता है कि मुझे अभी भी याद है जब मैं प्रोफेसर ओक के लैबोरेटरी में गया था तो मैंने तुम्हारे चार्जार्ड को देखा था और तभी से मुझे लगता था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। फाइनली मुझे इससे बैटल करने का मौका मिल रहा है, बट इस बार मैं इसको वीक प्रूफ करके रहूंगा। ऐश बोलता है देखते हैं और वो अपने की स्टोन को बाहर निकालता है एंड चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। वहीं पर गो भी अपने डायनामैक्स बैंड का यूज करता है और सिंड्रेस को जायगेंटामैक्स कर देता है जायगेंटामैक्स सिंड्रेस में, यानी कि ये बैटल अब मेगा एवोल्यूशन वर्सेस जायगेंटामैक्स की थी और दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग फायर टाइप के स्टार्टर पोकेमॉन आमने सामने थे। अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर इसके काउंटर में जायगेंटामैक्स सिंड्रेस यूज करता है जी मैक्स फायरबॉल अटैक का, जो कि सिंड्रेस का जायगेंटामैक्स फॉर्म में सिग्नेचर अटैक था। जी मैक्स फायरबॉल ड्रैगन टेल से कहीं ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते वो ड्रैगन टेल को ओवर पावर कर देता है और मेगा चार्जार्ड एक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स वापस से खड़े हो जाता है और यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, बट क्योंकि जायगेंटामैक्स होने के बाद सिंड्रेस की एचपी बढ़ गई थी इसीलिए उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक का ज्यादा असर नहीं होता है और वो यूज करता है मैक्स नकल अटैक का, जिसको चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का यूज करके काउंटर करने की कोशिश करता है, बट अगेन ये जायगेंटामैक्स अटैक ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते चार्जार्ड को ही डैमेज पड़ता है और मेगा चार्जार्ड एक्स वॉल पर जाकर टकरा जाता है और सिंड्रेस के अटैक स्टैट भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद सिंड्रेस एक और बार जी मैक्स फायर बॉल का यूज करता है जिससे वो एक काफी बड़ा फायर बॉल लॉन्च करता है और चार्जार्ड इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो फायर बॉल इतना ज्यादा बड़ा था कि चार्जार्ड इसको टाइम पे डॉज नहीं कर पाता और वो फायर बॉल चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है जिससे चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। बैटल के स्टार्ट में ही सिंड्रेस ने लीड ले ली थी। अब 3 अटैक करने के बाद सिंड्रेस अपने जायगेंटामैक्स फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि जायगेंटामैक्स फॉर्म में किसी भी पोकेमॉन के अटैक को ओवर पावर करना लगभग इम्पॉसिबल है, बट अब तुम्हारे पास सिंड्रेस को हराने का मौका है क्योंकि वो जायगेंटामैक्स फॉर्म से अपने बेस फॉर्म में आ चुका है। 3 मूव यूज करने के बाद अब सिंड्रेस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था जायगेंटामैक्स फॉर्म से। ब्रॉक बोलता है कि अब सिंड्रेस को डिफीट करना इजी होगा। अब गो का सिंड्रेस डबल किक का यूज करता है, वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को ड्रैगन टेल यूज करने बोलता है। सिंड्रेस अपनी पहली किक मारता है, वहीं पर मेगा चार्जर एक्स ड्रैगन टेल का यूज करता है। ड्रैगन टेल ज्यादा पावरफुल थी जिससे सिंड्रेस को डैमेज पड़ता है, पर वो अपनी सेकंड किक मार देता है मेगा चार्जर एक्स पर जिससे चार्जर पे भी डैमेज पड़ता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलते हैं जिससे दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, पर मेगा चार्जर एक्स का फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते वो इस फायर ब्लास्ट को ओवर पावर करके सिंड्रेस के ऊपर लग जाता है। ऐश बोलता है लिटरली मैंने इतना ज्यादा वीक फायर ब्लास्ट आज तक नहीं देखा था, तुमको हराना तो काफी इजी होगा। जायगेंटामैक्स फेनोमेना के बिना सिंड्रेस कुछ भी नहीं है। ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है जिसके लिए वो सिंड्रेस के पास जाता है, पर तभी सिंड्रेस बाउंस का यूज करके चार्जर के पीछे चले जाता है और यूज करता है पायरो बॉल का जिससे चार्जर को डैमेज पड़ता है। और इसके बाद सिंड्रेस यूज करता है हाई जंप किक का। एकदम लास्ट मोमेंट पे चार्जर
चार्जर उड़कर इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे हाई जंप किक मिस हो जाती है और सिंड्रेस जमीन पर गिर जाता है। वो काफी इंजर्ड लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि अगर हाई जंप किक अटैक मिस हो जाता है तो जिस पोकेमॉन ने उस अटैक को यूज किया उसको ही काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये इस अटैक का एक नेगेटिव पॉइंट है, बट किसी तरह से सिंड्रेस वापस से खड़ा होता है और यूज करता है फायर ब्लास्ट का। चार्जर भी फायर ब्लास्ट का यूज करता है और पिछले बार के तरह ही चार्जर का फायर ब्लास्ट ज्यादा पावरफुल निकला और वो सिंड्रेस के ऊपर लग जाता है। ऐश बोलता है चार्जर चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, साइज बिग टॉस का यूज करो। चार्जर सिंड्रेस के पास आ जाता है, पर तभी सिंड्रेस दोबारा से बाउंस अटैक का यूज करता है और चार्जर उसको पकड़ नहीं पाता। फिर सिंड्रेस यूज करता है डबल किक अटैक का। ऐश बोलता है कि चार्जर वहीं पर खड़े रहो और सिंड्रेस के पैर को पकड़ लो। चार्जर बिल्कुल ऐसे करता है जिससे उसको डैमेज तो पड़ता है, बट वो सिंड्रेस को पूरी तरह से पकड़ लेता है। ऐश बोलता है कि चार्जर अब सबमिशन अटैक का यूज करो। चार्जर सबमिशन अटैक का यूज कर देता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे फाइनली सिंड्रेस ये बैटल हार जाता है, यानी कि ऐश का चार्जर ये बैटल जीत चुका था। रेफरी बोलता है कि सिंड्रेस अब आगे लड़ नहीं सकता, अब गो के 5 पोकेमॉन हार चुके हैं, उसके पास एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है। ऐश अपने चार्जर को वेल डन बोलता है, वहीं पर गो बोलता है कि तुम्हारा चार्जर तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अब देखते हैं कि क्या तुम्हारा चार्जर मेरे आखिरी पोकेमॉन का सामना कर पाता है। गो अपने सिंड्रेस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, अब ये बैटल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन जिता सकता है, जिसका पोकेबॉल गो निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, हमने काफी टाइम से ट्रेनिंग करी है और यह हमारी मेन बैटल है, तुम्हें आज अपने आप को प्रूव करना ही होगा। सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि गो का लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। ऐश बोलता है कि मुझे पता है गो का लास्ट पोकेमॉन म्यू है। तभी गो एक स्माइल देता है और अपने पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से और कोई नहीं बल्कि गो का स्वीकून निकलता है, जो कि आते ही एक रोर करता है। ऐश बोलता है स्वीकून तुमने म्यू का क्यों नहीं यूज किया। गो बोलता है कि अगर मैं म्यू को यूज करता तो ये बैटल काफी अनफेयर हो जाती, उसके पास ऐसी एबिलिटीज है जिसके सामने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं टिक सकते। वहीं पर स्वीकून एक डिसेंट लेजेंडरी है, बट हाँ एक नॉन लेजेंडरी के कंपैरिजन में ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो तुमने काफी ज्यादा बेकार डिसीजन लिया है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं कभी भी एक चीज बोलने के बाद रिग्रेट नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें डिफीट करके रहूंगा। तभी ऐश नोटिस करता है कि चार्जर काफी एक्साइटेड लग रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, पर ब्रॉक बोलता है कि शायद चार्जर अपने सामने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है एंड अब वो उसको डिफीट करना चाहता है। ऐश बोलता है कि हाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि चार्जर ने इसके पहले भी काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट किया है, जो कि एक काफी अच्छी फीट है। गो बोलता है कि अगर बातें हो गई है तो बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ चलो स्टार्ट करें। बैटल स्टार्ट होती है। सबसे पहले ऐश का मेगा चार्जर एक्स यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, जिसको स्वीकून डॉज कर लेता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जो कि मेगा चार्जर एक्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव था और मेगा चार्जर एक्स जम जाता है। अब चार्जर मूव नहीं कर पा रहा था, इसी का फायदा उठाते हुए गो अपने स्वीकून को रेन डांस अटैक यूज करने बोलता है, जिससे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब वाटर टाइप अटैक की पावर बढ़ जाएगी, वहीं पर फायर टाइप अटैक की पावर कम हो जाएगी। अब गो अपने स्वीकून को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, जिससे चार्जर के ऊपर की बर्फ टूट जाती है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जर ड्रैगन टेल का यूज करो, वहीं पर गो अपने स्वीकून को ब्लिज़ार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे बर्फ का एक तूफान आ जाता है। ब्लिज़ार्ड और रेन डांस दोनों एक साथ काम कर रहे थे, जिसके चलते मेगा चार्जर एक्स काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, वो स्वीकून के पास नहीं पहुंच पाता और फाइनली स्वीकून एक हाइड्रो पंप का यूज करके मेगा चार्जर एक्स को डिफीट कर देता है। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐश काफी शॉक रह जाता है और वो अपने चार्जर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। ऐश बोलता है कि तुम्हारा स्वीकून तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसकी पावर पहली बार देखी है। गो बोलता है कि हाँ हमने साथ में ट्रेनिंग करी है, अब टाइम था ऐश का लास्ट पोकेमॉन चूज करने का। और बिना कुछ बोले ऐश के शोल्डर से पिकाचू बैटलफील्ड में जंप कर जाता है, यानी कि ये बैटल होने वाली थी स्वीकून और पिकाचू के बीच में। गो बोलता है कि तुम और पिकाचू काफी टाइम से एक साथ हो और मुझे पता है कि ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जो कि इवन लेजेंडरीज तक को हरा सकता है, पर मैंने आज तक इसके सामने बैटल नहीं करी थी। अब तो काफी मजा आने वाला है। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपने पिकाचू को थंडर के साथ स्टार्ट करने बोलता है। गो स्वीकून को इस अटैक को डॉज करने बोलता है। स्वीकून काफी तेज मूव करता है और वो दूसरे साइड आ जाता है, बट सरप्राइजिंगली वो अटैक स्वीकून को फॉलो करता है और थंडर स्वीकून के ऊपर लग जाता है और उसको नॉर्मल थंडर के मुकाबले कहीं ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे स्वीकून काफी ज्यादा वीक हो जाता है। सब लोग ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि स्वीकून ने रेन डांस अटैक का यूज किया था, जिसके चलते अभी तक बारिश हो रही है। हम सबको ये तो पता है कि रेन डांस अटैक के चलते वाटर टाइप मूव की पावर बढ़ जाती है और फायर टाइप की घट जाती है, बट इससे कुछ और चीजें इफेक्ट होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो थंडर अटैक की एक्यूरेसी 100% हो जाएगी, उसको कोई भी डॉज नहीं कर सकता है। और वहीं पर स्वीकून एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और बारिश के चलते वो गिरा हो चुका है, जिसके चलते उसके ऊपर थंडर का और ज्यादा डैमेज पड़ा। ये सुनकर गो काफी शॉक हो जाता है। वहीं पर अनाउंसर बोलता है कि क्या गो ने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली है। गो बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम इसको फिक्स कर लेंगे। वो अपना डायनामैक्स बैंड निकालता है और स्वीकून को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स स्वीकून में, जिससे उसकी एचपी काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
अब स्वीकून यूज करता है मैक्स गीजर अटैक का, जिसको पिकाचू डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर ये अटैक लग जाता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। साथ में अब बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि मैक्स गीजर अटैक यूज करने के बाद बारिश आ जाती है, जिसके चलते अब पहले से वही बारिश और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। गो अपना ही नुकसान कर रहा है। तभी गो एक स्माइल देता है और अपने स्वीकून को वापस से मैक्स गीजर यूज करने बोलता है। पिकाचू इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर उसके ऊपर दोबारा मैक्स गीजर लग जाता है। ये इस बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल था और पिकाचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि क्या मैक्स गीजर अटैक ने पिछली बार तो इतना डैमेज नहीं दिया था, इस बार उसकी पावर कैसे बढ़ गई। गो बोलता है कि जितना तेज बारिश होती है उतनी ही ज्यादा मैक्स गीजर अटैक की पावर बढ़ जाती है और अब इस अटैक की पावर 100% से बढ़ चुकी है। अब और भी ज्यादा तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। गो बोलता है स्वीकून मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, एक और बार मैक्स गीजर का यूज करो। स्वीकून एक और बार मैक्स गीजर का यूज करता है। इस बार ये मैक्स गीजर पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। पिकाचू इसको डॉज करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट ये अटैक अनफॉर्चुनेटली पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर जगह पे धुआं हो जाता है। स्वीकून भी अब अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि डायनामैक्स होने के बाद उसने 3 मूव का यूज कर लिया था। बारिश अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऐश और गो भी बैटलफील्ड में खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए बैटल करना काफी मुश्किल हो रहा था। पिकाचू भी ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुका था और पानी में वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। अनाउंसर बोलता है कि अगर इसी तरह बारिश होती रहे तो हमें इस बैटल को पोस्टपोन करना होगा या फिर सारी ऑडियंस को बाहर जाना होगा। गो बोलता है स्वीकून चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, आइस बीम का यूज करो। स्वीकून बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे पिकाचू जम जाता है और वो हाइड्रो पंप का यूज करके पिकाचू को डैमेज देता है। अब ऐश बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। वो अपनी हेड पिकाचू को दे देता है और जी क्रिस्टल निकालता है और बोलता है कि पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो अपनी पूरी पावर यूज करके 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज कर देता है। स्वीकून अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर सारी बीम्स लग जाती है। यह अटैक ऑलरेडी काफी पावरफुल था, उसके ऊपर से स्वीकून एक वर्ड टाइप पोकेमॉन है और काफी तेज बारिश हो रही थी। साथ में स्वीकून गीला भी था, जिसके चलते यह अटैक का डैमेज उसके ऊपर काफी ज्यादा पड़ता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बारिश के साथ ही साथ एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन के चलते गो और ऐश वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ धुआं हो जाता है। अब सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है, या फिर ये बैटल आगे कंटिन्यू होगी। मिस्टी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बैटल इतनी ज्यादा जल्दी खत्म होगी। ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फाइनल बैटल है और डेफिनेटली ये काफी लंबी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रॉक बोलता है कि पिकाचू के 10 मिलियन थंडरबोल्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्योंकि स्वीकून एक वर्ड टाइप पोकेमॉन है, साथ में बारिश हो रही है, तो इसकी पावर तो अब और भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैच का रिजल्ट अभी आ जाएगा, यानी कि कोई ना कोई पोकेमॉन जरूर हारा होगा। बाय द वे सरीना तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सरीना बोलती है कि मुझे भी मिस्टी की तरह लगता है कि ये बैटल और ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में जितने भी ऐश के पोकेमॉन्स की फाइनल बैटल देखी है वो काफी लंबी चलती है और उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता। वेल वो एक्सप्लोजन का धुआं अभी तक था और कुछ टाइम बाद वो धुआं हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि बैटलफील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं पर स्वीकून काफी ज्यादा नीचे फेंट हुआ पड़ा हुआ था, यानी कि वो हार गया था। वहीं पर ऐश का पिकाचू भी काफी थक गया था, बट अभी भी वो खड़ा हुआ था बैटलफील्ड पर, यानी कि ये बैटल सच में एंड हो गई थी। स्वीकून हार गया था। रेफरी बोलता है कि स्वीकून अब आगे लड़ नहीं सकता। इस बैटल का विनर पिकाचू है एंड अब क्योंकि गो के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचे हुए, वहीं पर ऐश का पिकाचू अभी भी लड़ सकता है, तो ऐश ये बैटल जीत चुका है, यानी कि वही है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप विनर। ऐश को इस चीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो एक ही जगह पर खड़े रहता है और उसको लगता नहीं है कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका है। ब्रॉक, सरीना, मिस्टी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वहीं पर ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ गो काफी डिसअपॉइंटेड होता है, वो अपने स्वीकून को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि मैंने इतना बेकार परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने काफी अच्छी तरीके से इस बैटल को डोमिनेट किया था, पर तुम एक ही अटैक में हार गए। तभी पीछे से ब्रॉक आता है और वो गो को बोलता है कि वो एक ही अटैक काफी था, उस एक अटैक की पावर 10 अटैक के इक्वल है। गो बोलता है कि तुमने सही कहा, मेरे पास कोई भी चांस नहीं था। ऐश डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतना डिजर्व करता है। ऐश को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका है। चारों तरफ शोर मच रहा होता है। तभी वहाँ पर गो, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक आते हैं। गो ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि कांग्रेट्स, तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियन बन चुके हो। ऐश को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन आता है एंड वो ऐश और गो दोनों से हाथ मिलाता है। वो सबसे पहले गो को बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी है
यहाँ तक आना भी काफी बड़ी बात है। ऑब्वियसली तुम डिसअपॉइंटेड हो गए, बट सोचो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सेकंड बेस्ट परफॉर्मर हो और तुम्हारी जर्नी काफी अच्छी रही थी। गो चेयरमैन को थैंक्स बोलता है। अब चेयरमैन ऐश के पास जाता है और बोलता है कि ऐश तुम डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप लीग को जीतना डिजर्व करते हो। मैंने काफी कम बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर देखे हैं। तुम सच में काफी स्पेशल हो। तुम्हारी जर्नी काफी औसम रही थी। तुम्हारे सारे पोकेमॉन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनली तुम्हें ये बैटल जिता दी एंड तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का विनर भी बना दिया। फाइनली ऐश को बिलीव हो जाता है कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका है। चेयरमैन बोलता है कि कुछ टाइम बाद तुम्हें ट्रॉफी दी जाएगी और आगे तुम्हें क्या करना है वो सब बताया जाएगा। साथ में तुम अपने उन सारे पोकेमॉन्स को भी रेडी रखो जिनको तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज किया था। उनके साथ तुम्हारी एक पिक्चर ली जाएगी जिसको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के हॉल ऑफ फेम में लगाया जाएगा। ऐश काफी खुश होता है। वो गो के पास जाता है और बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी। सच बताओ तो मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, बट पिकाचू के एक ही मूव ने ये बैटल खत्म कर दी, जिसके चलते मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ये बैटल इतनी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। वेल स्टिल तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी और ये बैटल करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये एक अच्छी फाइनल बैटल थी। गो बोलता है थैंक यू, बट गो काफी ज्यादा सैड होता है। ब्रॉक बोलता है कि गो सैड मत हो, यहाँ पर तुम्हारी जर्नी एंड नहीं होती। अभी काफी टाइम बचा हुआ है और तुम काफी इम्प्रूव होकर वापस से पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में आ सकते हो और अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हो। यहाँ तक आना भी काफी बड़ी बात है और तुमने ये तो काफी कम टाइम में करके दिखाया है। गो बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा। कुछ टाइम बीत जाता है और ऐश को फाइनली ट्रॉफी लेने बुलाया जाता है। ऐश काफी खुश होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर चेयरमैन ऐश को ट्रॉफी देता है। ऐश अपनी फाइनल पोकेमॉन टीम को बाहर निकालता है और सब उस ट्रॉफी को लेकर सेलिब्रेट करते हैं। चेयरमैन बोलता है कि तुमने बाकी जो भी पोकेमॉन को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज किया था उनको यहाँ पर ला सकते हो। सेलिब्रेट करने के लिए ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने हुपा, शाइनी, म्यूटू, आर्सियस और गेंगार को बुला लाता है और सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद चेयरमैन ऐश को बुलाता है और बोलता है कि अब तुम्हारी एक फोटो ली जाएगी जिसको हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। अपनी बेस्ट टीम को यहाँ पर लेकर आओ। उसमें लेजेंडरी और मिथिकल्स भी हो सकते हैं, पर ध्यान रखना तुम सिर्फ 6 पोकेमॉन्स को ये हॉल ऑफ फेम में रख सकते हो। ऐश अपने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की मेन टीम को लेकर आता है जो कि थे पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रीनिंजा, आर्सियस, शाइनी, म्यूटू और हुपा। ऐश अपने ट्रॉफी को लेकर आता है और अपने मेन टीम के साथ एक फोटो लेता है जिसको हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है। वो चेयरमैन बताता है कि कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ऐश बोलता है ठीक है। कुछ टाइम बाद चेयरमैन ऐश को बुलाता है और बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे लीग्स होती हैं, जैसे कि इंडिगो लीग। अगर कोई ट्रेनर इस लीग को जीत जाता है तो वो चैंपियन नहीं बन जाता, बल्कि वो एक लीग विनर बनता है। एंड अगर आगे जाकर उसको चैंपियन बनना है तो सबसे पहले उसको उस रीजन के इलाइट 4 को डिफीट करना होता है और उसके बाद उस रीजन का जो करंट चैंपियन है उसको उस ट्रेनर को डिफीट करना होगा, जिसके बाद जाकर ही वो चैंपियन बन सकता है। ऐश बोलता है कि हाँ सही कहा। चेयरमैन बोलता है तो इसी तरह से अगर कोई ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत जाता है तो अभी तक सिर्फ वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप इस लीग का विनर बना है। आगे उसको पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए और भी कुछ करना होगा। ऐश बोलता है कि जैसे कि हमें क्या करना होगा। चेयरमैन बोलता है कि वो सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा, बस इतना ध्यान में रखो कि अभी तक तुमने अपनी 95% जर्नी कंप्लीट कर दिया। अब बाकी की बची 5% कैसे कंप्लीट करनी है और तुम्हें क्या करना होगा वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ऐश बोलता है ठीक है। वो स्टेडियम से बाहर आता है और अपने मॉम से कॉल पर बात करता है जो कि ऐश को कांग्रेचुलेट करती है और ऐश को बताया जाता है कि पैलेट टाउन में एक पार्टी रखी जा रही है। अब क्योंकि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत गया था इसीलिए अब वो नॉर्दर्न रीजन से बाहर जा सकता है, किसी और रीजन में बाकी लोग नहीं जा सकते। वो काफी खुश होता है और वो बोलता है कि मॉम मैं भी आ रहा हूँ उस पार्टी में, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब लोग अपना बैग पैक करते हैं और वो लोग बिल्कुल रेडी होते हैं कैंटो रीजन में जाने के लिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स सब अपना बैग पैक कर लेते हैं और काफी खुश होते हैं कैंटो रीजन वापस जाने के लिए। वो लोग चेयरमैन से बात करते हैं और चेयरमैन उन सबको परमिशन दे देता है वापस से कैंटो रीजन जाने का। साथ में वो उनको पास भी देता है नॉर्दर्न रीजन आने का, क्योंकि अभी ऐश की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको आगे की जर्नी भी नॉर्दर्न में ही करनी होगी। ऐश वो पास ले लेता है। चेयरमैन बताता है कि तुम्हें याद होगा कि तुम नॉर्दर्न रीजन एक केव पार करके आए थे जहाँ पर तुम्हें काफी सारे चैलेंजेस मिले थे और लास्ट में तुम्हें 100 पोकेमॉन्स को डिफीट करना पड़ा था। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे याद है। चेयरमैन बोलता है तो वापस जाने वाले ट्रेनर्स के लिए उसके बाजू में ही एक और केव है, उसमें ट्रैवल करके तुम लोग ओरिजिनल 8 रीजन में पहुंच जाओगे। उसमें कोई भी चैलेंजेस या फिर ट्रेनर्स नहीं होने वाले और वहीं से तुम वापस रिटर्न भी हो सकते हो, बस तुम्हें ये पास दिखाना होगा। ऐश काफी खुश होता है और वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और वो बोलता है कि हुपा अपने रिंग का यूज करके हमें उस केव पे पहुंचा दो जहां से हम नॉर्डर्न में एंटर किए थे। हुपा समझ जाता है और सबको उस रिंग का यूज करके नॉर्डर्न के केव में पहुंचा देता है। एंड उसके बाजू में ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक और केव मिल जाती है जहाँ पर वो जाते हैं।
वो लोग उस केव में एंटर करने ही वाले होते हैं, तभी उनको एक गार्ड रोक लेता है और बोलता है कि तुम नॉर्डन से बाहर भाग नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है। तभी ऐश उस गार्ड को पास दिखाता है कि उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत ली है और वो बाहर जा सकता है। वो गार्ड बोलता है तो बाकी इन तीनों का क्या? ऐश बोलता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे साथ आए थे और मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। गार्ड मान जाता है और ऐश को वहाँ से जाने देता है। उस केव में काफी अंधेरा था, पर जैसा कि चेयरमैन ने बताया था वहाँ पर कोई भी ट्रेनर्स और चैलेंजेस नहीं थे, जिसके चलते सीधा चलते हुए ऐश लोग केव से बाहर आ जाते हैं। तब ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हुपा अपने रिक्का यूज करके हमें पैलेट टाउन में समन कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है और सबके सब पैलेट टाउन में पहुंच जाते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ऐश के घर पे जाते हैं, जहाँ पर वो ऐश के मॉम से मिलते हैं। ऐश की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और वो ऐश को गले लगा लेती है और वो ऐश को कांग्रेट्स बोलती है। ऐश भी अपनी ट्रॉफी अपने मॉम को दे देता है, जिसको वो ऐश के कलेक्शन में रख देती है। ऐश के कलेक्शन में एक और ट्रॉफी ऐड हो चुकी थी एंड ये अब तक की सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रॉफी थी। ऐश बोलता है कि बट मेरी ड्रीम यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी मुझे पूरी तरह से पोकेमॉन मास्टर बनना है। जो बची हुई जर्नी है मैं उसको भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसके बाद ऐश जाकर प्रोफेसर ओक से मिलता है। प्रोफेसर ओक ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुके हो। ऐश बोलता है कि हाँ, एंड ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि आपने भी उस लीग में पार्टिसिपेट किया था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग रह चुका हूँ और एक टाइम पे मैं कैंटो का चैंपियन भी था। ऐश बोलता है कि क्या सच में? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पार्टिसिपेट करता हूँ ताकि कंटेंडर्स को और ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने मिले और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियन बन पाए। और तुम ही ने मुझे एलिमिनेट किया था। मैं काफी बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, पर जब तुमने मुझे एलिमिनेट किया मैं समझ गया था कि तुम ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियन बनने वाले हो, तो ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं था। ऐश बोलता है कि क्या आपने इससे भी ज्यादा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, चैंपियन बनने के बाद मुझे कुछ और बड़ा करना था, जिसके चलते मैं नॉर्डन रीजन गया पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। बिल्कुल तुम्हारे जर्नी की तरह वहाँ पर मुझे ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आ रही थी। मैंने अपने फर्स्ट रन में सारे जिम लीडर्स को डिफीट कर दिया था और बिल्कुल तुम्हारे तरह मुझे 4 ही जिम हराने पड़े थे, जिसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता हूँ सारे टास्क कंप्लीट करके। वहाँ के अपोनेंट्स काफी ज्यादा टफ थे। फाइनल में काफी इंटेंस बैटल के बाद, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट हार गया था, मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत जाता हूँ। जिसके बाद चेयरमैन आके मुझे बोलता है कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए अभी और भी आगे कुछ करना होगा। मैं काफी एक्साइटेड था वो सब करने के लिए, पर मेरे बीच के जर्नी में मुझे पता चला कि मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे नए पोकेमॉन्स के बारे में जानना एंड उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना काफी ज्यादा पसंद था पोकेमॉन मास्टर बनने के मुकाबले, जिसके चलते मैंने चूज किया कि मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बनूंगा। ये चीज मैं जाकर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के चेयरमैन को बताता हूँ, बट वो खुश नहीं होता क्योंकि मैंने पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड उनको लग रहा था कि मैं पोकेमॉन मास्टर को अच्छी टक्कर दूंगा। बट फिर भी मुझे एक प्रोफेसर ही बनना था, जिसके चलते चेयरमैन मुझे परमिशन दे देता है प्रोफेसर बनने की। बट वो मुझे ये भी बोलता है कि तुम्हें हर बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए, जिसके लिए प्रोफेसर लोग मान जाते हैं और तब से ही वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐश बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी मुझे भी आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। प्रोफेसर लोग बोलते हैं कि अपने आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं होप करता हूँ कि तुम पोकेमॉन मास्टर बन के ही यहाँ पर वापस आओ। बट अभी के लिए यहाँ पर एक पार्टी होने जा रही है, जहाँ पर हमने काफी सारे लोगों को इन्वाइट, जो कि तुम्हें पार्टी स्टार्ट होने के बाद पता चल जाएगा। कुछ टाइम बाद पार्टी स्टार्ट होती है और सब काफी ज्यादा एंजॉय। ऐश काफी टाइम बाद अपने पुराने फ्रेंड से भी मिलता है, जैसे कि गैरी भी ऐश को कांग्रेचुलेट करता है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतने के लिए। वो बोलता है कि तुम काफी आगे आ चुके हो एंड आई होप कि तुम अब पोकेमॉन मास्टर बन जाओ। ऐश को रिची भी मिलता है, जो कि ऐश के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। ऐश के वहाँ पर और भी काफी सारे फ्रेंड्स आते हैं, जो कि ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं और ऐश को काफी मजा आता है। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को भी बाहर निकालता है, जो कि इस पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फाइनली कुछ टाइम बाद पार्टी एंड हो जाती है। ब्रॉक और मिस्टी बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, हम अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। ब्रॉक प्यूटर सिटी जा रहा होता है, वहीं पर मिस्टी सेरुलियन सिटी जा रही होती है। ऐश बोलता है ठीक है, पर हम कुछ टाइम बाद दोबारा मिलेंगे जब मैं नॉर्डन रीजन में वापस जाने वाला होऊंगा पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। मिस्टी और ब्रॉक बोलते हैं कि बिल्कुल, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस हमें कॉल लगा के बुला लेना। ऐश थैंक यू बोलता है और मिस्टी और ब्रॉक अपने अपने घर पे चले जाते हैं। एक काफी ऑसम डे और जर्नी के बाद ऐश अपने घर पे आराम कर रहा होता है। वो काफी खुश होता है अपने प्रोग्रेस से, बट वो सोच रहा होता है कि अब वो आगे क्या करने वाला है, उसकी जर्नी कैसी होगी और वो पोकेमॉन मास्टर कैसे बने। यही सब सोचते हुए ऐश सो जाता है और उसको अगले दिन याद आता है कि उसको कैंटो में और भी लोगों से मिलना है और वो एक वीक तक ट्रैवल करके अपने सारे फ्रेंड से दोबारा मिलेगा। ऐश पूरा एक हफ्ता घूमने में लगा देता है और फाइनली उसको नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हें नॉर्डन रीजन वापस आना पड़ेगा। अब टाइम आ चुका था जब चेयरमैन ऐश को आगे की जर्नी के बारे में बताने वाला था, जिसको देखकर ऐश काफी खुश हो जाता है और वो मिस्टी और ब्रॉक को फोन लगाता है। मिस्टी और ब्रॉक ऐश के पास दोबारा से आ जाते हैं
और वो बोलते हैं कि हमने काफी लंबा और अच्छा ब्रेक ले लिया है, अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का टाइम है। ऐश बोलता है कि हाँ अब हमें निकलना चाहिए। ऐश प्रोफेसर ओक और अपने मॉम को गुड बाय बोलता है। ऐश की मॉम ऐश को नए कपड़े और शूज देते हैं, साथ में कुछ खाना भी देते हैं और अपने जर्नी के लिए गुड लक बोलते हैं। ऐश प्रोफेसर ओक और अपने मॉम को गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। ऐश के पास उसकी बेस्ट टीम थी। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि अपने रिंग का यूज करके हमें वापस से नॉर्डन के केव में पहुंचा दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स हुपा के केव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऐश अपना पास दिखाता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स को उस केव से जाने दिया जाता है। और फाइनली ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना पहुंच जाते हैं नॉर्डन रीजन में। ऐश बिल्कुल गियर्ड अप और काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि उसको अपने आगे की जर्नी कैसे करनी है। सब फाइनली चेयरमैन से मिल जाते हैं और चेयरमैन ऐश को बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि पोकेमॉन मास्टर कैसे बने। हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना एंड अगर तुम्हें आगे कोई डाउट आता है तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है। अब वो चेयरमैन ऐश को पोकेमॉन मास्टर बनने का प्रोसीजर बताना स्टार्ट करता है। चेयरमैन फाइनली बताना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि हर बार की तरह सबसे पहले तो तुम्हें टास्क करने होंगे। ऐश बोलता है कि क्या वापस से? मैंने तो ऑलरेडी काफी सारे टास्क किए हैं और अब मुझे वापस से कुछ टास्क करने पड़ेंगे। चेयरमैन बोलता है कि यहाँ हर एक चीज के लिए टास्क करना होता है ताकि पता चल सके कि वो ट्रेनर अच्छा भी है या फिर नहीं। एक ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ बैटल में ही नहीं बल्कि और भी चीजों में अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही पोकेमॉन मास्टर बना जा सकता है। ऐश बोलता है फिर तो मुझे अपने ड्रीम को अचीव करने में काफी टाइम लग जाएगा, मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। चेयरमैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें 3 ही टास्क मिलेंगे जिसके बाद तुम पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकते हो। इसमें कोई टूर्नामेंट वगैरह भी नहीं होने वाला है, बस हाँ तुम्हें वहां तक एंटर करने के लिए कुछ ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा जिनको तुम इलाइट 4 की तरह मान सकते हो। ऐश बोलता है फिर तो ये ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ। ऐश बोलता है कि तो वो 3 टास्क कौन से होने वाले हैं। चेयरमैन बोलता है कि सबसे पहला टास्क तो ये होगा कि तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड के हर एक लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना है। किसी एक लेजेंडरी ट्रियो का यूज करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो की जरूरत होगी सबको डिफीट करने के लिए। ऐश बोलता है कि ओके मैंने नोट कर लिया है, अब सेकंड टास्क कौन सा है। चेयरमैन बोलता है कि सेकंड टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हें एक ट्रेनर से बैटल करना होगा, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि तुम एक ही पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन्स को यूज कर सकते हो। अपने टीम में उन सारे पोकेमॉन्स की एक न एक टाइपिंग कॉमन होनी ही चाहिए और तुम्हें उन पोकेमॉन्स का यूज करके उस ट्रेनर को डिफीट करना है। ऐश बोलता है कि बट मुझे एक डाउट है, क्या वो ट्रेनर भी एक सेम टाइपिंग के पोकेमॉन को यूज करने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि नहीं, वो ट्रेनर किसी भी टाइपिंग के पोकेमॉन को यूज करेगा, उसके लिए लेजेंडरी और मिथिकल्स भी अलाउड है। ये बैटल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए है। ऐश बोलता है फिर तो ये बैटल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ। अब ऐश पूछता है कि तो अब थर्ड टास्क या फिर फाइनल टास्क कौन सा होगा। चेयरमैन बोलता है कि वेल मैं थर्ड टास्क अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, बस मुझे इतना पता है कि थर्ड टास्क के लिए तुम्हें पोकेमॉन मास्टर का कोई क्लाइंट या फिर खुद पोकेमॉन मास्टर टेस्ट करने वाला है एंड अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो डेफिनेटली तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने मिलेगा। बट अगर बाय चांस तुम फेल हो जाते हो या फिर पोकेमॉन मास्टर को तुम पसंद नहीं आते तो तुम्हें बैटल करने का मौका नहीं मिलने वाला। ऐश बोलता है ये सारे टास्क तो सच में काफी डिफिकल्ट है, बट मैं हार नहीं मानने वाला, मैं इन सबको कंप्लीट करूंगा। चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारा बिलीफ काफी ज्यादा अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। मैं होप करता हूँ कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनो और फाइनली इतने सालों बाद हमें कोई एक नया पोकेमॉन मास्टर मिलने को मिले। ऐश बोलता है थैंक यू, मैं बिल्कुल पोकेमॉन मास्टर बन के आऊंगा। अब चेयरमैन वहाँ से चले जाता है। ऐश ने सारे चैलेंजेस को नोट कर लिया था, वो सब ब्रॉक को दे देता है। ब्रॉक बोलता है तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सबसे पहला चैलेंज होने वाला है सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना। तो अब बिना किसी देरी के इस टास्क को शुरू कर देते हैं। ऐश बोलता है कि बट मेरे पास तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही लेजेंडरी ट्रियो है जो कि है लेजेंडरी बर्ड ट्रियो। मैंने पूरे ट्रियो को डिफीट करके रखा है, बट ये ट्रियो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये सारे ट्रियो को डिफीट कर पाए, जिसके चलते मुझे एक नया ट्रियो कैच करना होगा जो कि सारे ट्रियो को डिफीट करने लायक हो। सरीना बोलती है तुमने सही कहा, बट पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रियो है जैसे कि वेदर ट्रियो, ऑरा ट्रियो और क्रिएशन ट्रियो, बट उनमें से कौन सा ट्रियो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि बाकी ट्रियो को डिफीट करने की पावर रखता है एंड उन्हीं को तुम्हें सबसे पहले कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है ये डिसाइड करना तो काफी डिफिकल्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रियो है क्रिएशन ट्रियो। इनके नाम के तरह आरसीएस के साथ मिलकर इन्होंने पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया था और क्योंकि इन्होंने पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ट्रियो हो सकता है। हाँ, वेदर ट्रियो पावर के मामले में इनके आसपास आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ऐश को क्रिएशन ट्रियो के लिए जाना चाहिए। मिस्टी बोलती है कि जब मैं अलुला रीजन गई थी तो मुझे लाइट ट्रियो काफी ज्यादा पसंद आया था। उसमें नेक्रोजमा, सोलगैलियो और लुनाला है, तीनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऊपर से नेक्रोजमा के पास 3 फॉर्म है जिसमें से अल्ट्रा नेक्रोजमा सबसे ज्यादा पावरफुल है। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रियो है। ऐश बोलता है सरीना तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रियो कौन सा है। सरीना बोलती है कि मुझे पोकेमॉन बैटलिंग का ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट क्योंकि मैं कैलोस रीजन से बिलोंग करती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑरा ट्रियो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसमें आते हैं ज़ाइगार्ड, जर्नियस और येवेल्टल। ऑल्सो मैं होइन भी गई थी जहाँ पर मैंने वेदर ट्रियो की पावर देखी थी, वो भी सुपर स्ट्रॉन्ग है।
मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ऑरा ट्रियो के मुकाबले उनको ज्यादा प्रीफर करना चाहिए कैच करने के लिए। उनके पास मेगा एवोल्यूशन और प्राइमल फॉर्म्स भी हैं। अब ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा ट्रियो कैच करना चाहिए, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग थे और सबने अलग अलग ट्रियो चूज किया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कौन सा ट्रियो कैच करना चाहिए। ऐश बोलता है कि तुम्हारे तरह मैं भी क्रिएशन ट्रियो को कैच करना चाहता हूँ, वो मुझे काफी पावरफुल लगते हैं। ब्रॉक बोलता है फिर ज्यादा सोचना क्या, तुम्हें क्रिएशन ट्रियो ही कैच करना चाहिए, वो सच में काफी पावरफुल है। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा, मैंने पूरे जर्नी में तुम्हारी एडवाइस सुनी है और शायद मुझे अभी भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए। सरीना और मिस्टी भी इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि ब्रॉक को उनसे काफी ज्यादा नॉलेज थी। सरीना बोलती है कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि तुम्हारे पास पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड आर्सियस है, जिसने क्रिएशन ट्रियो को बनाया है और वो क्रिएशन ट्रियो को कंट्रोल भी कर सकता है, तो ये तुम्हारे पास काफी बड़ा एडवांटेज होगा। ऐश बोलता है सरीना तुमने सही कहा, इसमें मुझे अपने आर्सियस की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश बोलता है बट मुझे एक डाउट है, क्या हमें एक एक करके सारे ट्रियो को डिफीट करना है, जैसे कि मैं पहले डियाल्गा को डिफीट करूंगा, फिर पाल्किया को और फाइनली गिराटिना को, या फिर हमें सबसे पहले एक पूरे ट्रियो को इकट्ठा करना है और फिर रेड बैटल की तरह उनको डिफीट करना है। ब्रॉक बोलता है इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ऐश शेयरमैन को फोन लगाता है और शेयरमैन बताता है कि तुम्हें एक साथ पूरा का पूरा ट्रियो डिफीट करना है, तुम्हें एक एक करके लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं करना है। ऐश बोलता है ठीक है समझ गया। ब्रॉक बोलता है तो हमें सबसे पहले क्रिएशन ट्रियो को कैच करना है। ऐश बोलता है कि हाँ, जिसके लिए ऐश सबसे पहले अपना पोकेबॉल निकालता है और आर्सियस को बाहर निकालता है। ऐश बोलता है कि हाँ, जिसके लिए ऐश सबसे पहले अपना पोकेबॉल निकालता है और आर्सियस को बाहर निकालता है। वो आर्सियस को सबको समझा देता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले क्रिएशन ट्रियो को कैच करना है, अब उसकी लोकेशन पता करो। आर्सियस सेंस करता है और वो बताता है कि क्रिएशन ट्रियो अभी के लिए सिनो रीजन में है। ऐश बोलता है कि क्या सिनो रीजन में, बट हमें तो टास्क ऑर्डर रीजन में कंप्लीट करना है, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐश दोबारा से चेयरमैन को फोन लगाता है और वो चेयरमैन से पूछता है कि क्या हम नॉर्डन के बाहर जा सकते हैं। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, ये टास्क करने के लिए तुम नॉर्डन के बाहर जा सकते हो क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स अपने रीजन में ही रहते हैं। और हाँ, एक और बात याद रखना है कि तुम्हें लेजेंडरी ट्रियोस को एक दूसरे लेजेंडरी ट्रियो का यूज करके ही डिफीट करना है, तुम कोई और नॉन लेजेंडरी यूज नहीं कर सकते और ना ही कोई इंडिविजुअल मिथिकल या फिर लेजेंडरी यूज कर सकते हो, और लेजेंडरी डुओ यूज करना भी अलाउड नहीं है। ऐश बोलता है ये रूल तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। चेयरमैन बोलता है कि जैसे कि मैंने बताया था, ये तुम्हारा अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, देखते हैं तुम इसको कंप्लीट कर पाती हो या फिर नहीं। अब ऐश अपनी हुपा को बाहर निकालता है और हुपा अपने रिंग का यूज करके ऐश को सिनो रीजन पहुंचा देता है। ऐश आर्सियस को बाहर निकालता है और आर्सियस सेंस करके क्रिएशन ट्रियो के पास पहुंच रहा होता है। काफी टाइम बीत जाता है और आर्सियस टेलीपैथी का यूज करके बताता है कि अभी के लिए डियाल्गा और पाल्किया स्पेस में है और वहीं पर गिराटिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में है, यानी कि कोई भी पोकेमॉन सिनो रीजन में नहीं है फिलहाल के लिए। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐश बोलता है कि हाँ, बट आर्सियस क्या तुम कुछ करके उनको यहाँ पर बुला सकते हो क्योंकि तुम ही उनके ओनर हो। आर्सियस बोलता है कि हाँ, और वो डियाल्गा और पाल्किया को सिग्नल दे देता है। डियाल्गा और पाल्किया को पता चल जाता है कि आर्सियस उनको बुला रहा है, जिसके चलते वो स्पेस से सिनो रीजन में आ जाते हैं और वो आर्सियस के पास आ जाते हैं। इसके बाद आर्सियस गिराटिना को भी एक सिग्नल देता है, बट काफी टाइम बीतने के बाद भी गिराटिना वहाँ पर नहीं आता है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिराटिना यहाँ पर क्यों नहीं आया है। ब्रॉक बोलता है कि शायद मुझे पता है, गिराटिना एक एविल पोकेमॉन है जो कि आर्सियस की बात नहीं मानता है, इसीलिए उसको एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया था। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना नोटिस करते हैं कि वहाँ पर गिराटिना नहीं आया था। ब्रॉक बोलता है कि गिराटिना एक एविल पोकेमॉन है जो कि आर्सियस की बात नहीं मानता है, जिसके चलते आर्सियस ने उसको डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में भेज दिया था और अभी भी वो आर्सियस की बात नहीं मानता, तो उसको यहाँ पर लेके आना एक काफी बड़ा टास्क होगा। ऐश बोलता है डिस्टॉर्शन वर्ल्ड तो हमें पता भी नहीं है कि कहाँ होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास आइडिया है, अगर तुम्हें याद नहीं है तो हमारी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था शीना, वो क्रिएशन ट्रियो से बात कर सकती थी, साथ में उनको हैंडल भी कर सकती थी और वो उसके ऑर्डर्स भी मानते हैं, तो आई गेस हमें उससे कांटेक्ट करना चाहिए गिराटिना को बुलाने के लिए। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे याद है, तुमने सही कहा, बट अभी वो हमें कहाँ पर मिलेगी। डियाल्गा और पाल्किया दोनों ही शीना का नाम सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मुझे लग रहा है कि डियाल्गा, पाल्किया और शीना के बीच में अभी भी कोई कनेक्शन है, जिनके चलते ये इतने ज्यादा खुश हैं। शायद हमें इनकी हेल्प लेनी चाहिए शीना को ढूंढने के लिए। ऐश अपने आर्सियस को सब कुछ बताता है और आर्सियस डियाल्गा और पाल्किया से कांटेक्ट करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि शीना कौन है। तीनों पोकेमॉन्स के बीच में काफी लंबी बात चलती है। फिर लास्ट में आर्सियस टेलीपैथी का यूज करके बताता है कि ये लोग जानते हैं कि शीना कहाँ पर है, बस तुम्हें इनको फॉलो करना है। ऐश बोलता है ऑलराइट, फिर तो सब काम हो गया है। सब लोग डियाल्गा और पाल्किया को फॉलो करते हैं और वो लोग कुछ टाइम में ही शीना के पास पहुंच जाते हैं। शीना डियाल्गा और पाल्किया को अचानक से देखकर शॉक हो जाती है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था, शायद कोई प्रॉब्लम होगी। तभी शीना डियाल्गा और पाल्किया के पीछे देखती है और वहाँ पर उसको आर्सियस दिखता है, जिसको देखकर शीना शॉक रह जाती है और उसके बाजू से ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना आते हैं। शीना बोलती है कि ऐश और ब्रॉक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे काफी
खुशी हुई। ऐश अब सब कुछ बताता है शीना को अपने टास्क के बारे में। शीना बोलती है बस इतनी सी बात है तो मैं गिलेटिना को समन कर दूंगी, बस तुम्हें 5 मिनट रुकना होगा। ऐश बोलता है ठीक है हम वेट कर रहे हैं। 5 मिनट बाद शीना बोलती है कि हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर ज्यादा इंसान नहीं होते, जैसे कि माउंटेन, क्योंकि अगर ये चारों पोकेमॉन एक साथ मिल जाते हैं तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गिराटिना और आर्सियस दोनों के बीच में फाइट हो जाए। इसीलिए सेफ्टी के लिए हमें कोई माउंटेन पे जाना चाहिए ताकि लोगों को हार्म ना पहुंचे। ऐश बोलता है तुमने सही कहा और सब लोग एक माउंटेन पे आ जाते हैं। शीना प्रे करना स्टार्ट करती है और कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है जिसमें से गिराटिना निकलता है। आर्सियस को देखते हैं गिराटिना काफी गुस्सा हो जाता है और शैडो बॉल का यूज करता है जिसको आर्सियस डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है कि आर्सियस मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एक लड़ाई हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए पोकेबॉल के अंदर रखने वाला हूँ। आर्सियस मान जाता है और ऐश अपने पोकेबॉल का यूज करके आर्सियस को वापस से पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। अब ऐश के सामने पूरा का पूरा क्रिएशन ट्रियो यानी कि डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना आ चुके थे। अब बस ऐश को इन तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट करना था, बट प्रॉब्लम ये थे कि ऐश को इन तीनों पोकेमॉन्स को किसी लेजेंडरी ट्रियो का यूज करके डिफीट करना होगा। बट अभी के लिए ऐश के पास एक ही लेजेंडरी ट्रियो था जो कि था लेजेंडरी बर्ड ट्रियो, जिसमें आते हैं आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस। मिस्ट्री बोलती है कि क्रिएशन ट्रियो के मुकाबले लेजेंडरी बर्ड ट्रियो काफी ज्यादा वीक है, वो डेफिनेटली काफी इजीली हार जाएंगे। ऐश बोलता है बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे लेजेंडरी बर्ड ट्रियो का ही बैटल करवाना पड़ेगा। ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाके आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को लेकर आता है और बैटल स्टार्ट होती है। ऐश लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को बाहर निकालता है। मोल्ट्रेस फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, वहीं पर पाल्किया यूज करता है वाटर गन का। वाटर गन काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि मोल्ट्रेस के ऊपर लग जाता है और मोल्ट्रेस एक ही हिट में हार जाती है। अब आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करती है डियाल्गा के ऊपर, बट इसके काउंटर में डियाल्गा यूज करता है स्पेशल रेंट का, जो कि उसका सिग्नेचर अटैक था। ये आर्टिकुनो के ऊपर लग जाता है और आर्टिकुनो माउंटेन से नीचे गिर जाती है और हार जाती है। अब बैटल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ ज़ैप्डोस बचा हुआ था लेजेंडरी ट्रियो में से, जो कि यूज करता है ड्रिल पैक अटैक का। इसके काउंटर में गिराटिना यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि ड्रिल पैक से ज्यादा पावरफुल था और ये ज़ैप्डोस के ऊपर लग जाता है, जिससे ज़ैप्डोस भी हार जाती है। ऐश, मिस्ट्री, सरीना सब ये बैटल देखकर काफी शॉक हो गए थे, बट शीना और ब्रॉक को पता था कि क्रिएशन ट्रियो की पावर क्या है, वो लेजेंडरी बर्ड ट्रियो से कहीं ज्यादा पावरफुल है और ये रिजल्ट तो आना ही था। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और वहाँ से डियाल्गा और पाल्किया स्पेस पे चले जाते हैं। वहीं पर गिराटिना अपने डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में चले जाता है। शीना बोलती है कि ऐसे तो तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला, मैं यहाँ से चलती हूँ एंड अगर तुम्हें आगे जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। शीना अपना नंबर ऐश को देती है और वहाँ से चले जाती है। ऐश बोलता है कि अब तो मैं काफी कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि तुम अचानक से सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो पकड़ने जाओगे तो ऐसा ही होगा। मेरा अकॉर्डिंग तुम्हें एक एक लेवल ऊपर करना चाहिए, जैसे कि तुम्हें सबसे पहले लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो को पकड़ना चाहिए, जिनकी पावर ऑलमोस्ट लेजेंडरी बर्ड ट्रियो के इतनी है। फिर उनको कैच करके तुम आगे जाकर दोनों लेजेंडरी ट्रियो का यूज कर सकते हो एक और स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो कैच करने के लिए, और ऐसे कर करके तुम लेवल अप करते रहना और आखिरी में सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो को कैच करना है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुम सही कह रहे हो, हमें बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है ठीक है, फिर हमें सबसे पहले कैच करना है लेजेंडरी बीस्ट को, यानी कि एंटे राइकू और स्वीकून को। ऐश बोलता है कि हाँ, वो अपने हुपा को बाहर निकालता है जो कि अपने रिंग का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड्स को जोटो रीजन पहुंचा देता है। ऐश बोलता है कि मुझे याद है कि जब हम लास्ट बार जोटो रीजन में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पर एक कैरेक्टर था जिसके पास एक ऐसा डिवाइस था जो कि सेंस कर सकता था कि आसपास एंटे है या फिर नहीं है। मिस्टी बोलती है कि हाँ मुझे याद है। सरीना बोलती है कि तो हमें वो डिवाइस कहाँ से मिलेगा। ब्रॉक बोलता है कि शायद ढूंढने पर मिल जाए। सब लोग काफी ज्यादा ढूंढते और फाइनली उनको वो डिवाइस मिल जाता है। वो डिवाइस कुछ इस तरह से वर्क करता था कि अगर आसपास कोई लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो मेंबर है यानी कि स्वीकून, एंटे या फिर राइकू है और वो रोर करते हैं यानी कि आवाज निकालते हैं, तो वो मशीन उस रोर को कैच कर लेगी एंड उन पोकेमॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेगी। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा ऑसम बात है। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग उस मशीन को ऑन करते हैं, बट काफी टाइम ढूंढने के बाद भी उनको कोई सिग्नल देखने को नहीं मिलता, यानी कि आसपास लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो नहीं था। मिस्टी बोलती है क्यों ना हम वो जगह पर जाए जहाँ पर हमें लास्ट टाइम लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो देखने को मिला था एंड वहाँ पर हो आया था। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये आइडिया काफी अच्छा है, लास्ट टाइम हमने एक्रोटिक सिटी में लेजेंडरी बीस्ट को देखा था, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो को ढूंढने के लिए एक्रोटिक सिटी में आ जाते हैं और वहाँ पर उस मशीन का यूज करते हैं। शुरू में काफी टाइम तक उनको कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलता और वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, बट कुछ टाइम बाद उनको एक काफी लाइट सिग्नल आता है जो कि आते ही चला जाता है, जिसको देखकर ऐश को फाइनली होप मिलती है कि लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो का कोई ना कोई मेंबर यहाँ पर है। इस सिग्नल के बाद वो लोग वहीं पर वेट करते हैं और रात हो जाती है। वो लोग रात में भी उस सिग्नल को ढूंढ रहे होते हैं, बट पहले सिग्नल के बाद से अभी तक उनको कोई भी सिग्नल नहीं आया था लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो के आसपास आने का। सरीना और मिस्टी सो जाते हैं, बट ऐश और ब्रॉक अभी भी हार नहीं मान रहे थे। वो अभी भी ढूंढ रहे थे लेजेंडरी बीस्ट को, बट फिर भी उनको कोई सिग्नल नहीं मिलता। वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते सो गए थे और फाइनली एक काफी तेज आवाज आती है। ऐश और ब्रॉक उठ जाते हैं, उनको देखने को मिलता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है।
वो लोग जल्दी से अपने पॉकीबॉल वगैरह लेके उस सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं और सिग्नल तेज होते जा रहा था, यानी कि वो पॉकीमॉन्स काफी पास थे। ऐश और ब्रॉक एक फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक लेक होती है। ब्रॉक बोलता है कि लेजेंडरी बीस्ट यहीं पर होना चाहिए क्योंकि वो सिग्नल यहीं से आ रहे थे। वो लोग इस जगह पर ढूंढते हैं और उनको ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस एक ही जगह पर पूरा का पूरा लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो था, यानी कि एंटे, राइकू और स्विकून तीनों थे। ऐश के पास इससे अच्छा क्या मौका हो सकता था। वो जल्दी से अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को बाहर निकालता है। लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो उन तीनों पोकेमॉन्स यानी कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को देख लेते हैं। उनको देखते ही लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और वो एक साथ मिलकर बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश किसी भी पोकेमॉन को ऑर्डर नहीं दे रहा होता है, सारे पोकेमॉन अपने हिसाब से बैटल कर रहे होते हैं। एंटी और मोल्ट्रेस फाइट कर रहे होते हैं, स्विकून और आर्टिकुनो के बीच में फाइट होती है, वहीं पर राइकू और ज़ैप्डोस भी फाइट कर रहे होते हैं। शेयर कोल्ड का यूज करके सबसे पहले आर्टिकुनो स्विकून को डिफीट कर देता है, जो कि एक 1 हिट नॉकआउट मूव था। ये बैटल ज्यादा लंबी नहीं चली थी। ऐश ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से पोकेबॉल का यूज करके स्विकून को कैच कर लेता है। अब दो पोकेमॉन्स यानी कि एंटे और राइको बचे हुए थे। ऐश अपने आर्टिकुनो को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एक फेयर बैटल के लिए। एंटे मोल्ट्रेस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मोल्ट्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं पर ज़ैप्डोस और राइको की बैटल बिल्कुल इक्वल थी। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी देर तक फाइट करते हैं और लास्ट में ज़ैप्डोस यूज करता है ड्रिल पैक अटैक का, वहीं पर राइको यूज करता है वाइल्ड चार्ज अटैक का। दोनों ही अटैक काफी पावरफुल थे और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं, यानी कि ये बैटल टाई थी। ऐश को टाई से कोई भी मतलब नहीं था, बस सामने वाला ट्रियो हारना चाहिए। वो जल्दी से पोकेबॉल फेंक कर राइको को कैच कर लेता है। तभी ऐश नोटिस करता है कि एंटे ने मोल्ट्रेस को नीचे गिरा दिया है, वो उसको ऑलमोस्ट डिफीट करने वाला है। मोल्ट्रेस नीचे गिरा होता है और फाइनली एंटे लावा प्लूम का यूज करके मोल्ट्रेस को डिफीट कर देता है। ऐश बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि ज्यादा वेट मत करो, अपने आर्टिकुनो और ज़ैप्डोस को भेजो वरना एंटे भाग जाएगा। ऐश ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और जल्दी से अपने ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो को वापस से बाहर निकालता है, जो कि साथ मिलकर एंटे से बैटल करते हैं। एंटे उनको भी काफी अच्छी टक्कर देता है, पर लास्ट में दोनों पोकेमॉन्स मिलकर एंटे को डिफीट कर देते हैं और ऐश अपने पोकेबॉल का यूज करके एंटे को भी कैच कर लेता है, यानी कि ऐश ने फाइनली एक लेजेंडरी ट्रियो कैच कर लिया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम लेजेंडरी बर्ड्स को मिला ले तो ये तुम्हारा सेकंड लेजेंडरी ट्रियो है। कांग्रेट्स, तुमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ऐश बोलता है कि थैंक यू, अब हमें नेक्स्ट कौन सा लेजेंडरी ट्रियो कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब नेक्स्ट हमें कैच करना चाहिए यूक्सी, मेस्प्लिट और एज़ेल्फ को, जो कि उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम इसको अपने दोनों लेजेंडरी ट्रियो का यूज करके कैच कर सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है, ये तो सीनो में मिलेंगे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, हमें हुपा की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश जल्दी से अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हुपा अपने रिंग का यूज करके हमें सिनो रीजन में समन कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है और सब सिनो रीजन में आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि आर्सियस का इन तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन से भी एक काफी अच्छा कनेक्शन है, तो तुम्हें आर्सियस की भी हेल्प लेनी चाहिए। ऐश अपने आर्सियस को बाहर निकालता है और वो उसको सब कुछ समझाता है। आर्सियस सब कुछ समझ जाता है और अपने पावर्स का यूज करके वो तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन से बात करता है। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आर्सियस ऐश को बताता है कि ऐश को टास्क मिला है सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करने का, जिसके लिए उनको तुम्हें भी डिफीट करना है। यूक्सी, मेस्प्लिट और एज़ेल्फ सब कुछ समझ जाते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ऐश अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को भेजता है, यानी कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को। बैटल स्टार्ट होती है, पर यूक्सी, मेस्प्लिट और एज़ेल्फ अपने साइकिक पावर्स का यूज करके तीनों ही पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेजेंडरी बर्ड ट्रियो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और यूक्सी, मेस्प्लिट और एज़ेल्फ उनको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देते हैं। इसके बाद ऐश अपने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को वापस बुलाता है और भेजता है लेजेंडरी बीस्ट को, यानी कि एंटे, राइकू और स्विकून को। इनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो उनके साइकिक अटैक्स को डॉज कर ले रहे थे और लेक गार्डियंस को लगातार काफी डैमेज भी दे रहे थे। ये तीनों ही पोकेमॉन्स एक साथ मिलकर बैटल कर रहे थे। इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था। मिस्टी बोलती है कि इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, जबकि मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और ज़ैप्डोस एक साथ मिलकर बैटल नहीं कर रहे थे। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस को ऐश ने अलग अलग कैच किया था। वो ऐश को अलग अलग जगह पे मिले थे और वो फ्रेंड्स नहीं थे। वहीं पर लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो ऐश को एक साथ मिल गया था और वो लोग स्टार्टिंग से ही साथ में है, जिसके चलते उनका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। लेजेंडरी बीस्ट के एक साथ बैटल करने के चलते यूक्सी, मेस्प्लिट और एज़ेल्फ एक किसी पोकेमॉन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और तीनों ही पोकेमॉन्स काफी अच्छी तरीके से उनको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लास्ट में स्विकून यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, एंटे यूज करता है इरप्शन अटैक का, वहीं पर राइको यूज करता है थंडर अटैक का। थंडर अटैक लगता है यूक्सी पे, इरप्शन अटैक लगता है मेस्प्लिट पर, वहीं पर हाइड्रो पंप अटैक लगता है एज़ेल्फ पर। ये काफी पावरफुल थे, जिसके चलते तीनों ही पोकेमॉन फेट हो जाते हैं। ऐश अपना तीनों पोकेबॉल निकालता है और तीनों पोकेमॉन्स को कैच कर लेता है, यानी कि उसके पास अब लेक गार्डियंस भी आ चुके थे। ऐश काफी खुश हो गया था क्योंकि उसने काफी कम टाइम में 2 लेजेंडरी ट्रियो कैच कर लिए थे और वो ब्रॉक से बोलता है कि अब हमें कौन सा लेजेंडरी ट्रियो कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ पावरफुल लेजेंडरी ट्रियो बचे हुए हैं। मिस्टी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें रेजी ट्रियो को कैच करना चाहिए, जिसमें आती है रेजिस्टील,
रेजिरॉक और रेजाइस। ऐश बोलता है ये काफी अच्छा आइडिया है। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, वो एक ट्रियो नहीं है। हाँ, वो एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, बट वो एक ट्रियो नहीं बल्कि फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर्स है, रेजी ड्रैगो और रेजी लकी के साथ। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये दोनों मेंबर्स तो गो और गैरी के पास है। सरीना बोलते हैं कि फिर स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस कैसे रहेंगे। ब्रॉक बोलता है कि स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस में भी 4 मेंबर्स हैं, वो भी एक ट्रियो नहीं है, उसमें है कोबैलियन, विरेजियन, टेराकियन और केल्डियो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये भी सही बात है। मिस्ट्री बोलती है तो मेरे अकॉर्डिंग फोर्सेस ऑफ नेचर को कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली वो भी एक ट्रियो नहीं है, उसमें भी 4 मेंबर्स है। मिस्ट्री बोलती है कि तो अगर कोई ट्रियो नहीं है तो कौन सा ट्रियो बच जाता है। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ और सिर्फ पावरफुल ट्रियो बचे हुए हैं, जैसे कि ऑरा ट्रियो, क्रिएशन ट्रियो, वेदर ट्रियो और लाइट ट्रियो। इन सबको कैच करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और मैं नहीं बता सकता कि इनमें से सबसे पहले किसको कैच करना चाहिए। ऐश बोलता है कि इनमें से सबसे ज्यादा इजी किसको कैच करना होगा। ब्रॉक बोलता है कि ये सब के सब इक्वली पावरफुल हैं, बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो तुम्हें लाइट ट्रियो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सोलगैलियो के साथ काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है। तो हो सकता है कि तुम्हें लाइट ट्रियो को कैच करने पे हेल्प मिले, जो कि अलूला रीजन में मिलते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो परफेक्ट है। वो अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हमें अलूला रीजन पहुंचा दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स अलूला रीजन पहुंच जाते हैं लाइट ट्रियो को कैच करने के लिए। ऐश बोलता है कि अब हमें लाइट ट्रियो कहाँ मिलेगा। ब्रॉक बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तभी ऐश नोटिस करता है कि कोई पोकेमॉन उनके तरफ आसमान से आ रहा है। वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर जैसे जैसे वो पोकेमॉन पास आता है ऐश समझ जाता है कि वो पोकेमॉन और कोई नहीं है बल्कि सोलगैलियो है। सोलगैलियो ऐश के पास आ जाता है और वो ऐश को इतने टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो ऐश से गले मिलता है। ऐश बोलता है कि तुमने कैसे पता चला कि मैं अलूला रीजन में आ चुका हूँ। सोलगैलियो बताता है कि उसने सेंस कर लिया था कि तुम अलूला रीजन में आ चुके हो और इसीलिए वो ऐश से मिलने आ गया। ऐश बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर लाइट ट्रियो को कैच करने आया हूँ, जिसमें तुम भी आते हो। लाइट ट्रियो में 3 मेंबर्स है, जो कि है सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा। और पोकेमॉन मास्टर बनने के टास्क के अकॉर्डिंग मुझे तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। सोलगैलियो काफी सैड हो जाता है। ऐश बोलता है सोलगैलियो तुम्हें क्या हुआ। सोलगैलियो बोलता है कि मुझे तुम्हारे सामने बैटल नहीं करना है, मैं तुम्हारे साइड से बैटल करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है कि टास्क के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा जरूरी है कि तुम मेरे अगेंस्ट बैटल करो। सोलगैलियो मान जाता है। ऐश बोलता है वेल, अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे ट्रियो के बाकी दोनों मेंबर्स यानी कि लुनाला और नेक्रोजमा कहाँ मिलेंगे, ताकि मैं उनसे बैटल करके उन सबको डिफीट कर पाऊँ। सोलगैलियो बोलता है कि लुनाला अल्ट्रा वॉर्म होल में रहता है और वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है। वहीं पर सोलगैलियो को कोई भी आइडिया नहीं था कि नेक्रोजमा कहाँ पर रहता है। नेक्रोजमा सोलगैलियो और लुनाला के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहता था, उनमें अच्छी दोस्ती नहीं थी। ब्रॉक बोलता है फिर तो इन तीनों पोकेमॉन्स को एक साथ लाना काफी मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हमें सबसे पहले लुनाला को ढूंढना